चलिए, tomorrow I will discuss about the plant design and layout, outdoor and indoor type. Okay, today is the topic. Outline, what is the principle of design of a thermal power plant? क्या किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं थर्मल पावर प्लांट की? What are the steps taking to design of a thermal power plant? What is the general layout of thermal power plant? Indoor thermal power plant, outdoor thermal power plant. This is the main slides about the principle for the design of a thermal power plant. थर्मल पावर प्लांट के लिए मेन प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, डिजाइन रिक्वायरमेंट क्या है और डिजाइनिंग रिक्वायरमेंट क्या है ना? तो अपने को इसेंशियल रिक्वायरमेंट देखनी है सबसे पहले। तो इसेंशियल रिक्वायरमेंट में रिलायबिलिटी रहती है। कोई भी पावर प्लांट यदि आप लगाते हैं तो अपनी इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या रहती है, उसकी रिलायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी कितनी है, कितने दिन तक वो सस्टेन कर पाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है मिनिमम टोटल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट। उसके लिए कितनी लागत लगेगी, कितनी कॉस्ट आएगी जिसपे कि हम थर्मल पावर प्लांट को सस्टेन कर सकते हैं। कितनी ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, प्लांट को रन कराना है तो उसके लिए कितनी ऑपरेशनल कॉस्ट आएगी, और कितनी उसको यदि कोई मेंटेनेंस वर्क आता तो कितनी हो सकती है। एक मतलब टेंटेटिव कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए। फिर है मिनिमम ट्रांसमिशन लॉसेस। ट्रांसमिशन लॉस कम से कम होना चाहिए। यदि एनर्जी कन्वर्जन रेट हो रहा है तो उसमें ट्रांसमिशन लॉस कम से कम होना चाहिए। दिस इज द इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द डिजाइन ऑफ ए थर्मल पावर प्लांट। और यदि आप डिजाइन रिक्वायरमेंट आगे यदि बात करेंगे कि कैसे फुलफिल कर रहे हैं, कंसिडरिंग द फॉलोइंग बेसिक प्रिंसिपल्स, दैट इज द फर्स्ट इज द सिंप्लिसिटी ऑफ डिजाइन, second is the subdivision of the plant and apparatus, third is the labor saving equipments, fourth is the extensibility and fifth is the organizations. तो डिजाइन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए डिजाइन जो है बहुत सिंपल मैनर में होनी चाहिए, और प्लांट जो है सब डिविजन्स में बटे होने चाहिए, ऑपरेटर्स और प्लांट जो है सब डिविजन में बटे होने चाहिए, लेबर सेविंग इक्विपमेंट्स जो है वो प्रॉपर तरीके अरेंजमेंट होने चाहिए। ये बोलना चाहिए कि हम लेबर कम से कम कितनी कर सकते हैं वो हमें देखना चाहिए, क्योंकि हमें कॉस्ट अल्टीमेटली कम करनी है। यदि कॉस्ट अपन को कम करनी है तो उसके लिए हमें लेबर सेविंग इक्विपमेंट तैयार करने पड़ेंगे। एक्सटेंसिबिलिटी, यदि हम प्लांट को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं तो कितना एक्सटेंड कर सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ में प्लांट की जो एक्सटेंशन करने में प्रॉब्लम्स आएंगी वो हमें पता होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन, एक वेल्ड मैनर्ड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जहाँ पे कि नंबर ऑफ पीपल्स वर्क कर रहे हो, जहाँ पे उन पीपल्स के द्वारा परफेक्ट आउटपुट निकल रहा हो, वो एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। स्टेप टू डिजाइन ए थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट के लिए कौन सी स्टेप रिक्वायरमेंट थी डिजाइन करने के लिए, तो वो हमें देखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट रहती है सिलेक्शन ऑफ साइट। साइट की सिलेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। कहीं पे भी यदि हम जाते हैं थर्मल पावर प्लांट को यदि हमें लगाना है, इट्स नॉट ए सिंपल मैनर। उसको डिज़ाइन करने के लिए प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा कोल अवेलेबल है कि नहीं है, साथ ही साथ में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर तरीके से वहाँ से हो पाएगी नहीं हो पाएगी, और यदि वाटर अवेलेबल है इजली मैनर में तो वहाँ पे साइट का सिलेक्शन करना चाहिए। एस्टिमेशन ऑफ द प्लांट कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी की एस्टिमेशन प्रॉपर होनी चाहिए कि कितने कैपेसिटी पे वर्क कर सकता है, फुल लोड पे, जीरो लोड पे, हाफ लोड पे, कितने लोड पे वो वर्क कर सकता है। सिलेक्शन ऑफ द बॉयलर एंड देयर ऑक्सिलरीज, तो अपना इसमें है कि कौन सा बॉयलर सुटेबल रहेगा। लो प्रेशर बॉयलर को लगा सकते हैं क्या साइड पे, या हाई प्रेशर बॉयलर से काम चल जाएगा, और उनके ऑक्सिलरी कंपोनेंट क्या रहेंगे। जैसे बॉयलर में कई तरह के सर्किट डायग्राम चलते हैं, एस सर्किट डायग्राम, फ्यूल सर्किट डायग्राम, है ना, एंड अनदर टाइप ऑफ द सर्किट डायग्राम जिसमें कि सारी चीज़ें बराबर दिखती हैं, किस तरीके से फ्लोइंग हो रही है। फिर सिलेक्शन ऑफ टरबाइन एंड देयर ऑक्सिलरीज, टरबाइन का सिलेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं कि लो प्रेशर टरबाइन लेना है, हाई प्रेशर टरबाइन लेनी है, किस तरीके से करना है। सिलेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर का सिलेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। डिज़ाइन ऑफ द फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम, फ्यूल हैंडलिंग जो है किस तरीके से किस मैनर में हमें करनी है वो हमें देखना पड़ेगा। और सिलेक्शन ऑफ द कंडेंसर्स, कंडेंसर कौन सा लगाना है, जेट कंडेंसर लगाना है, सरफेस कंडेंसर लगाना है, ये हमें देखना पड़ेगा। जेट कंडेंसर में जनरली मिक्सिंग होती है कंडेंसेट की, और साथ ही साथ में जो आप मीडियम यूज़ कर रहे हैं कंडेंस करने के लिए उन दोनों की मिक्सिंग होती है, जबकि सरफेस कंडेंसर में मिक्सिंग प्रोसेस अलाउड नहीं रहती है। डिज़ाइन ऑफ कूलिंग सिस्टम, कि कूलिंग जो है कूलिंग टावर से भी हो रही है तो वो कितना पानी सप्लाई कर सकता है एट ए टाइम, और साथ ही साथ में क्या अरेंजमेंट रहेगा कूलिंग सिस्टम का, पाइप के थ्रू पानी आएगा या कोई और मीडियम रहेगा पानी को सप्लाई करने का, वो हमें देखना पड़ेगा। डिजाइन ऑफ द पाइपिंग सिस्टम टू कैरी आउट द स्टीम एंड द वाटर, पाइपिंग सिस्टम कौन सा है जिसमें कि स्टीम और वाटर को हम कैरी कर सकते हैं,
This is the next requirement or the step for the design of a thermal power plant. फिर design and the control of the instruments. इंस्ट्रूमेंट की कंट्रोलिंग करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स रहेंगे, किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी. देन फाइनली डिजाइन ऑफ द जनरल लेआउट ऑफ द पावर प्लांट, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि एक पावर प्लांट का एक लेआउट जो है किस तरीके से होना चाहिए. मतलब सारी चीज़ें आपको फ्लो फॉर्म में दिखनी चाहिए कि यदि हम बॉयलर से स्टीम बना रहे हैं तो स्टीम बन के कहाँ जा रही है, स्टीम बन के नोजल में जा रही है या टरबाइन में डायरेक्टली जा रही है, या हमें फ्लोइंग सर्किट डायग्राम देखना पड़ेगा. तो वो एक लेआउट रहता है, कौन सी डिवाइस कहाँ पे रखी हुई है, इस तरह का लेआउट जो होता है वो जनरल लेआउट कहलाता है. जैसे घरों में सारी चीज़ें सिस्टमेटिक आप जमाते हैं कि इस सामान के बाद आपको इस सामान की जरूरत पड़ेगी, इस सामान के बाद ये जरूरत पड़ेगा, वैसे ही थर्मल पावर प्लांट में हर एक इक्विपमेंट की प्रॉपर प्लेसिंग होनी चाहिए. प्रॉपर प्लेसिंग से उसका जनरल लेआउट जो है स्केच करने में आसानी रहती है. दिस इज द जनरल लेआउट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट. तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं एस हैंडलिंग सिस्टम लगा हुआ है, चिमनी लगी हुई है. तो एस हैंडलिंग तब होती है, जरूरत पड़ती है जब बॉयलर में से कंबशन की प्रोसेस होती है. जब कंबशन होगा तो कंबशन होने के दौरान जो आपकी गैसेस फॉर्म होंगी, एस फॉर्म होंगी, उसको बाहर निकालने के लिए एस हैंडलिंग यूनिट लगाई जाती है. फिर प्रेसिपिटेटर है. प्रेसिपिटेटर का काम होता है डस्ट कलेक्शन करने का. बॉयलर के अंदर कंबशन होने के बाद जो डस्ट कलेक्ट हो रही है उसको कलेक्ट करने का काम होता है प्रेसिपिटेटर का. इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का नाम देते हैं. फिर एयर प्रीहीटर लगा हुआ है, बॉयलर के साथ में अटैच है. तो कभी यदि बॉयलर के अंदर कंबशन प्रोसेस को यदि तेज करना है तो एयर की रिक्वायरमेंट रहती है. तो एयर प्रीहीटर क्या रहता है, एयर को, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको पहले से प्रीहीट कर देता है ताकि फ्यूल की सेविंग हो सके. इकोनोमाइजर, जो गैसेस निकल जाती हैं एटमॉस्फेयर में अनटिल अनलेस, उनकी हीट को यूटिलाइज करने के लिए इकोनोमाइजर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम उस हीट को यहाँ पे बॉयलर में भेज सके और पानी को जल्दी से जल्दी गर्म कर सके. जितनी जल्दी पानी गर्म होगा उतनी जल्दी स्टीम तैयार होगी. फ्यूल इट इज सप्लाई फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेस. ये जो आप देख रहे हैं फ्यूल का जो इक्विपमेंट्स लगा हुआ है, तो फ्यूल इट इज सप्लाई फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेस एंड स्टीम इज प्रेजेंटेड और प्रोड्यूस फ्रॉम द बॉयलर साइड. इट विल गोइंग इनटू द टरबाइन यूनिट. टरबाइन यूनिट में स्टीम जाएगी, वहाँ पे एक्सपांसन होगा. एक्सपांसन होने के बाद कुछ वर्क डन होगा और टरबाइन से निकलने के बाद जैसे एग्जॉस्ट होगी तो वो स्टीम कंडेंसर साइड पे आएगी जहाँ पे उसका कंडेंसेशन होगा. और कंडेंसेशन होने के बाद वाटर पंप में कंडेंसेट जाएगा. इट विल बी कलेक्टेड थ्रू द वाटर पंप, कंडेंसेट वाटर पंप. एंड आफ्टर दैट कि कंडेंसर से निकलने के बाद जो वाटर रहता है वो आपका हॉट मैनर में होना चाहिए. तो वही चीज़ यहाँ पे होती है कि कूलिंग टावर की जो एक डिवाइस लगी हुई है, कूलिंग टावर के द्वारा हम लोग जो स्टीम कंडेंस होकर निकल के आ रही है उसकी कंडेंसिंग करते हैं. और कंडेंसिंग होने के बाद जो भी कंडेंसेट इकट्ठा होता है वो वाटर पंप के थ्रू इकोनोमाइजर में भेज जाता है. डस्ट कलेक्शन के द्वारा, या बोलना चाहिए जो गैसेस निकल रही हैं एग्जॉस्ट गैसेस, उनको प्रेसिपिटेटर के द्वारा चिमनी में भेज के और एटमॉस्फेयर पे फाइनली भेज दिया जाता है. इंट्रोडक्शन. एक थर्मल पावर प्लांट का मेनली जो वर्क होता है वो हीट एनर्जी कोल की उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना रहता है. तो कोल जो है जो बर्न किया जाता है बॉयलर में करते हैं, जिसमें कि बर्निंग करने के बाद जो एनर्जी निकलती है वो वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होती है. और एक्सपांसन ऑफ स्टीम इट इज टेकिंग प्लेस प्रोड्यूसिंग द मैकेनिकल पावर ड्राइव द अल्टरनेटर. इट इज हैपनिंग इन द टरबाइन यूनिट डिवाइस. And after that thermal power plant contribute the maximum to the generation of power of any country. थर्मल पावर प्लांट जो है मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है पावर को और एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के लिए. थर्मल पावर प्लांट constitute 75.43% of the total installed captive and the non captive generation in the India. इसकी जो कैपेसिटी रहती है तो 75 to 43% जो आपका एक रफ फिगर दिखाया गया है. तो जितनी भी इंस्टॉल कैप्टिव और नॉन कैप्टिव पावर जनरेशन है उसका जो है 75.43 जो है कॉन्स्टिट्यूट थर्मल पावर प्लांट के द्वारा किया जाता है. इन थर्मल जनरेटिंग स्टेशन कोल, ऑयल और नेचुरल गैस जो रहती है एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है काउंट किए जाते हैं. तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यदि थर्मल पावर प्लांट में किसी फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है तो जरूरी नहीं कि फ्यूल आपका सॉलिड हो. वो फ्यूल आपका लिक्विड भी हो सकता है, वो फ्यूल आपका गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है. यदि सॉलिड होगा तो कोल चारकोल के फॉर्म में रहता है. यदि आपका लिक्विड है तो वो आपका लिक्विड पेट्रोलियम के टाइप के मैनर में हो सकता है, डीजल पेट्रोल के मैनर में हो सकता है. और यदि गैसेस होगा तो नेचुरल गैस या प्रोड्यूसर गैस टाइप की हो सकती हैं. आर एम्प्लॉयड एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. वर्किंग प्रिंसिपल.
The water is taken into the boiler from a water source. Water is heated with the help of the coal. तो आपको जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि पानी किसी भी एनर्जी के बगैर गर्म नहीं हो सकता, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि पानी को गर्म करने के लिए किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो जब तक फ्यूल को कंबशन नहीं करेंगे तब तक वहाँ पे वाटर गर्म नहीं होगा। जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में काम आ रहा है, और स्टीम जो जनरेट हो रही है बॉयलर के अंदर उसे स्टीम टरबाइन पे भेजा जा रहा है। एंड टरबाइन हैज़ अ ब्लेड रोटेट, क्योंकि टरबाइन में ब्लेड लगी रहती है। जब हाई वेलोसिटी की स्टीम अंदर आती है तो वहाँ पे स्टीम के अटैकिंग से, हाई वेलोसिटी स्टीम के अटैकिंग से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अ जनरेटर इज कनेक्टेड टू द स्टीम टरबाइन। एक जनरेटर जो है स्टीम टरबाइन पे कनेक्टेड किया जाता है। जैसे टरबाइन घूमती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है एंड गिवन एज ए आउटपुट बाय द जनरेटर। आउटपुट जनरेटर के द्वारा मिलता है विच इज देन सप्लाई टू द कंज्यूमर थ्रू द हाई वोल्टेज पावर लाइन। एंड आफ्टर ऑल हाई वोल्टेज पावर लाइन के थ्रू कंज्यूमर को सप्लाई किया जाता है। मेन इक्विपमेंट, तो मेन इक्विपमेंट में कौन कौन सी आती चीज़ें? कोल्ड हैंडलिंग प्लांट है, पल्वराइजिंग प्लांट है, बॉयलर है, टरबाइन है, कंडेंसर है, कूलिंग टावर एंड पॉन्ड्स हैं, फीड वाटर हीटर है, इकोनोमाइजर है, एयर प्रीहीटर है। तो ये सारी जितनी भी आप यूनिट देख रहे हैं, इन सभी यूनिट का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कोल्ड हैंडलिंग यूनिट में यदि आप बात करेंगे तो कोल को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्राइमरी फ्यूल एज अ कंबशन पार्ट वहाँ पे जरूरत पड़ती है अपने को कि एज अ कंबशन की तरह। 1 मिनट। जी आवाज आ रही है? कोई भी एक जने बोल दीजिए। यस सर। जी, तो मेन इक्विपमेंट में कोल हैंडलिंग प्लांट की जो हम बात कर रहे थे, तो प्लांट के अंदर कोल को किस तरीके से, फ्यूल को किस तरीके से हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें इसमें कोल हैंडलिंग प्लांट में रहती है। पल्वराइजिंग का मतलब होता है कि यदि सॉलिड फ्यूल है तो उसको किस तरीके से क्रश कर सकते हैं, उसके लिए एक प्लांट अलग से होता है, क्योंकि सॉलिड फ्यूल को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, ये आपको ही पता है। तो जब सॉलिड फ्यूल को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते तो पल्वराइजिंग प्लांट का मतलब जो होता है मेन कि वहाँ पे किस तरीके से फ्यूल को हम क्रश कर सकते हैं, वो हमें देखना रहता है। बॉयलर एक ऐसी यूनिट होती है जहाँ पे फ्यूल का इस्तेमाल करके पानी को गर्म किया जाता है, और पानी को गर्म करने के बाद स्टीम तैयार होती है। टरबाइन जो रहती है, टरबाइन आपकी
आफ्टर द मेकिंग ऑफ स्टीम इन अ बॉयलर, स्टीम जो है एक्सपांड किया जाती है टरबाइन में, वहाँ पे एक्सपांसन होता है और उसके बाद फिर फाइनली उसको कंडेंसर साइड पे ही भेजा जाता है। कंडेंसर में स्टीम कंडेंस होती है, लिक्विड फॉर्म में चेंज होती है और लिक्विड फॉर्म में चेंज होने के बाद उसको हम वापस से बॉयलर में पहुंचाते हैं। कूलिंग टावर एक ऐसी यूनिट होती है जहाँ पे कि कूलिंग वाटर की हेल्प लेके और कंडेंसर में जो स्टीम आ रही है एग्जॉस्टर से स्टीम, उसको कंडेंस करते हैं और जो पॉन्ड होते हैं जनरली पॉन्ड के द्वारा कूलिंग टावर में पानी भरा जाता है। फीड वाटर जो हीटर होता है, पानी को गर्म करने के लिए फीड वाटर हीटर लगाए जाते हैं ताकि हम फ्यूल की सेविंग कर सकें। इकोनोमाइजर जो होते हैं एग्जॉस्ट गैसेस की हीट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम वहाँ पे ये सारी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। एयर प्रीहीटर एक डिवाइस है जहाँ की एयर को कंबशन चैम्बर में भेजने से पहले गर्म किया जाता है ताकि हम उसको प्रॉपर तरीके से फ्यूल सेविंग कर सकें और प्रॉपर तरीके से हम कंबशन रेट को बढ़ा सकें। इंडोर थर्मल पावर प्लांट, अब एक इंडोर थर्मल पावर प्लांट होता है, एक आउटडोर थर्मल पावर प्लांट होता है। तो इंडोर थर्मल पावर प्लांट में कौन सी यूनिट इंस्टॉल होती है? कोल्ड हैंडलिंग प्लांट है, वो इंडोर हैंडलिंग प्लांट में आता है। तो कोल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है पावर स्टेशन में बाई रेल और रोड एंड स्टोर इन ए कोल्ड स्टोरेज प्लांट देन पल्वराइज। दिस इज द कोल्ड हैंडलिंग प्लांट यूनिट। द फंक्शन ऑफ द कोल्ड हैंडलिंग प्लांट इज ऑटोमेटिक फीडिंग ऑफ कोल टू द बॉयलर फर्नेस। ये जो कोल हैंडलिंग प्लांट का जो फंक्शन होता है ऑटोमेटिक फीड करने का रहता है बॉयलर फर्नेस में ताकि हम इजीली वे में उसको भेज सकें। एक थर्मल पावर प्लांट जो रहता है न्यूमरस अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोल की क्वांटिटी रहती है ना। और 200 मेगावाट का प्लांट जो है अराउंड 2000 टन का कोल जरूरत पड़ती है 200 मेगावाट प्लांट को। पल्वराइजिंग प्लांट जहाँ पे कि कोल को पल्वराइज फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं, ग्राउंड टू द डस्ट लाइक साइज एंड कैरी टू द फर्नेस एंड स्ट्रीम ऑफ द हॉट एयर। जैसा कि हमने बताया था कि हॉट एयर के कॉन्टेक्ट में उसको लेके आते हैं। इट इज़ अ मीनिंग ऑफ द एक्सपोजिंग लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि यदि वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा तो लार्ज सरफेस एरिया जो है ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आएगा और ऑक्सीजन में आने के बाद उसको कंबशन हम कर सकते हैं इजीली। जैसे कि आपके घरों में गैस रहती है तो वहाँ से गैस में आपने देखा होगा जितने एरिया में गैस जलती रहती है उतने एरिया में कंबशन की प्रोसेस होती है। यदि आपकी गैस खत्म होने वाली होती है तो उसमें रेड टाइप की लौ आने लगती है जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि कंबशन इनकम्प्लीट हो रहा है या बोलना चाहिए कि गैस खत्म हो रही है। पल्वराइजिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द 3 स्टेज क्लासिफाइड, दैट इज द फीडिंग, ड्राइंग एंड द ग्राइंडिंग। पल्वराइजिंग 3 तरीके से की जाती है, 3 स्टेज में कंप्लीट की जाती है। पहले फीडिंग की जाती है कोल की, उसको सुखाया जाता है, यदि कोई मॉइस्चर आ गया है तो उसको सुखाने के बाद उसकी ग्राइंडिंग कर दी जाती है। तो सबसे पहले उसको फीडिंग करेंगे कोल को, उसका बाद ड्राइंग करेंगे, सुखाएंगे मॉइस्चर को और उसके बाद ग्राइंडिंग कर देंगे। द फंक्शन ऑफ बॉयलर इज टू जनरेट स्टीम एट ए डिजायर प्रेशर। जैसा कि हमने पहले शुरू से बात करते आ रहे हैं, बॉयलर बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। लो प्रेशर बॉयलर भी होते हैं, हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन होता है बॉयलर का वो डिजायर प्रेशर और टेम्परेचर में स्टीम को जनरेट करने का रहता है बाय द ट्रांसफरिंग हीट प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन अ फर्नेस टू चेंज वाटर इनटू द स्टीम। तो हीट प्रोड्यूस करने के बाद जो पानी रहता है उसको गर्म किया जाता है, पानी को गर्म करने के बाद स्टीम बनाई जाती है। टरबाइन का जो बेसिकली फंक्शन होता है, 3 तरह की टरबाइन इस्तेमाल होती है। एक आपकी हाई प्रेशर टरबाइन होती है, दूसरी इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन होती है, तीसरी आपकी लो प्रेशर टरबाइन होती है। तो थर्मल पावर प्लांट में 3 तरह की टरबाइन का इस्तेमाल होता है जो कि इफिशियंसी को बढ़ाने का काम करती हैं। और टरबाइन का जो मेन फंक्शन होता है वो इफिशियंसी को बढ़ाने के साथ साथ एक्सपांसन करने का रहता है कि एक्सपांसन कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लो प्रेशर पे कर सकते हैं। कंडेंसर का काम स्टीम को कंडेंस करने का रहता है। आफ्टर द एक्सपांसन स्टीम विल गो इनटू द कंडेंसर यूनिट वेयर इट इज कंडेंस बाय द कूलिंग वाटर। इट इज सप्लाइंग फ्रॉम द कूलिंग टावर साइड। तो कूलिंग टावर साइड से हम जब वाटर को सप्लाई करते हैं तो वहाँ से क्या बोलते हैं स्टीम जो कंडेंस होती है, स्टीम को सेल पे हम भेजते हैं, सराउंडिंग करते हैं। एज अ रिजल्ट स्टीम कंडेंस आउटसाइड ऑफ द ट्यूब्स। तो यहाँ पे अपने पास जो डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज द cell and tube type the heat exchanger in which the steam is coming from the top and side, and here the water is flowing on this side directions, water outlet, and flange is this sides, tubes in this sides. तो ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो होता है, स्टीम इज अटैकिंग फ्रॉम दिस साइड्स, वाटर जो है इस साइड से अंदर जाता है, ठीक है।
वाटर आउटलेट इस साइड से है आपका। कूलिंग टावर एंड द पॉन्ड्स, कंडेंसर नीड्स द ह्यूज अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर, जैसा कि हमने बताया कि कंडेंसर यदि कंडेंस कर रहा है स्टीम को तो उसको पानी की जरूरत पड़ेगी, और पानी की जरूरत जो है कूलिंग टावर के द्वारा होती है, पॉन्ड के द्वारा होती है। जितने प्लांट आप देखेंगे वहाँ पे ज़्यादातर कूलिंग वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, कूलिंग टावर का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ से कि वार्म वाटर को हम ले सकते हैं। जैसा कि आपका कंडेंस होगा तो कंडेंस होने के बाद फिर वो जो वाटर है जिसके द्वारा की कूलिंग की जा रही है वहाँ से वार्म वाटर तैयार होगा और उसको फिर वापस से कूलिंग टावर में भेज के कूल किया जाएगा। इट इज ए स्टील और द कंक्रीट हाइपरबोलिक स्ट्रक्चर, कूलिंग टावर जो होता है विद द हाइट ऑफ द 150 मीटर, जो हाइट रहती है 150 मीटर की रहती है कूलिंग टावर की। फीड वाटर जो हीटर है इम्प्रूव द प्लांट एफिशिएंसी, थर्मल स्ट्रेसेस कम होते हैं, क्वालिटी ऑफ स्टीम प्रोड्यूस जो होती है वो अच्छी रहती है। इकोनोमाइजर का काम जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जॉस्ट गैसेस की हीट का इस्तेमाल करते हैं इकोनोमाइजर, ताकि हम फ्यूल की सेविंग कर सकें, कम से कम फ्यूल लगे। इकोनोमाइजर यदि फ्यूल की सेविंग काम करा रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंगली अपनी जो प्लांट की एफिशिएंसी वो बढ़ जाती है। Flue gases coming out of the boiler carry lot of the heat, and atomizer extract a part of this heat from the flue gases and use it for the heating feed water, saving coal consumption and the higher fuel efficiency, higher boiler efficiency। तो इसके कारण अपनी जो है कोल का जो फ्यूल का कंजप्शन है वो कम होता है, सेव होता है, और फ्यूल इफिशिएंसी बढ़ जाती है। आउटडोर थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो दो तरह के सर्किट होते हैं। एयर प्रीहीटर वाला एक होता है जिसमें कि एयर को प्रीहीट किया जाता है फर्नेस के अंदर जो आती है, यूटिलाइजिंग द सम ऑफ द एनर्जी लेफ्ट इन द फ्लू गैसेस बिफोर एग्जॉस्टिंग देम टू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जाने से पहले जितनी भी गैसेस रहती हैं उनकी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है एयर प्रीहीटर में। आफ्टर द फ्लू गैसेस leaving economizer, some further heat can be extracted from them and used to heat incoming heat। तो यहाँ पे कहने मतलब ये है कि जितनी फ्लू गैसेस उनकी हीट का इस्तेमाल करके हम लोग एयर प्रेटर का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ में यदि आपकी जो फ्लू गैसेस यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड में ठंडी हो रही है तो उससे प्लांट की एफिशिएंसी जो है 1% बढ़ जाती है। वेस्ट जनरेशन एंड द देयर कंट्रोल, दो तरीके से कंट्रोलिंग होती है, एक एस हैंडलिंग प्लांट होती है, एक वाटर हैंडलिंग प्लांट होती है। एस हैंडलिंग प्लांट जो होते हैं वो होते हैं फ्रॉम द बॉयलर से कलेक्ट किए जाते हैं दो फॉर्म में, एक बॉटम एस होता है, दूसरा फ्लाई एस होता है। तो बॉटम एस जो होता है इट इज अ वेस्ट विच इज अ डंप इनटू द एस पॉन्ड, और फ्लाई एस जो होता है इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द फ्लू गैसेस इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो दो तरह के आपके यहाँ पे एस वाले हो गए, बॉटम एस एंड द फ्लाई एस। Water handling plant, water in a power plant it is used for the production of the steam for rotating turbine। तो पावर प्लांट में जो वाटर का मेनली वर्क रहता है स्टीम को प्रोड्यूस करने का रहता है, तो जब तक वाटर अवेलेबल नहीं रहेगा तब तक हम बॉयलर के अंदर से स्टीम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और प्रोडक्शन ऑफ स्टीम होने से टरबाइन को रोटेट करा सकते हैं। और कूलिंग पर्पस के लिए हम लोग कूलिंग वाटर इस्तेमाल करते हैं जो कि कूलिंग टावर से सप्लाई होता है। वाटर इज रिसाइकिल एंड यूज फॉर द वेरियस पर्पज। इस तरीके से वाटर हैंडलिंग प्लांट की वर्किंग होती है। तो रॉ वाटर इज कमिंग फ्रॉम द पॉन्ड साइड for the cooling purpose, and the steam raw it is going into the condenser side and converted into the water form again, and about the 4 cubic meter water is lost per day पर मेगावाट। यदि 1 मेगावाट एक दिन में यदि अपने को काम कराना है तो 4 क्यूबिक मीटर का वाटर जो है वेस्ट होता है। What are the advantage? The fuel use is quite cheap. This is the main advantage. Less initial cost as compared to the generating station। बहुत कम से कम कॉस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है वो लो क्वालिटी का रहता है। इट कैन बी इंस्टॉल एट एनी प्लेस, कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज जो है एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता है ड्यू टू द प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ द स्मोक एंड द गैसेस। हायर मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, ऑपरेशन कॉस्ट होती है, ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर होता है। तो दिस इज द टुडे लेक्चर डिस्क्रिप्शंस। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क मी।